नमस्कार। आज हम करेंगे थर्ड टेस्ट। सब्जेक्ट है संस्कृत। टॉपिक है कारक, उपसर्ग, वाच्य परिवर्तन। हिंदी से संस्कृत अनुवाद। तो सभी सबसे पहले लाइक कीजिए। कर दिया लाइक? सबसे पहले लाइक कीजिए। चलिए, अब देखिए, पहला प्रश्न है, किस समूह में प्रादि नहीं है? किस समूह में प्रादि नहीं है? प्र, परा, सम, अव, निस, निर, वी, नी, अभि, प्रति, अति, परि। तो इसमें से बताना है आपको। वैसे प्रादि का मतलब जानते ही हो, उपसर्ग है, और प्रादि 22 होते हैं। इसमें प्र, परा, सम ये भी है, अव, निस, निर ये भी है, वी, नी, अभि ये भी है, लेकिन अति, प्रति और परि ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का डी। प्रश्न नंबर 2, उपसर्ग रहित पद है, यानी जिसमें उपसर्ग रहित अर्थात उपसर्ग नहीं है। विराग, प्रतिराग, अतिराग, पराग। तो बता दें, वी प्लस राग बिल्कुल है, प्रति प्लस राग बिल्कुल है, अति प्लस राग बिल्कुल है, परा राग ये नहीं है, ये पराग है। तो इसका राइट आंसर होगा डी पहले का। प्रश्न नंबर 2, परिहर्ती में हर्ती से तात्पर्य, परिहर्ती से तात्पर्य यानी परिहर्ती, परि उपसर्ग है, रे धातु है, लट लकार है, इसका अर्थ क्या होता है? अनुकरण, भ्रमण, त्याग। तो परिहृति, हिर मन हरना होता है, छोड़ना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा त्यागना। क्या होगा? त्यागना। प्रश्न नंबर 4, उपसंहर्ति में उपसर्ग है 1, 2, 3 चौथे में। तो आपको बता दें, उप है और सम है, उप और सम। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर 5, कामात् क्रोधो अभिजायते में कारक है। कामात् क्रोधो अभिजायते में कारक कौन सा है? काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो संप्रदान है, अपादान है या करण है? तो आपको बता दें, क्रोध, द्रोह, ईर्षा के योग में चतुर्थी होती है, और चतुर्थी का कारक होता है संप्रदान। तो राइट आंसर होगा पहला। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध वाक्य है, हरि है बैकुंठे सेते, हरि है बैकुंठे अध्यास्ते, प्रताप ग्रामे अधितिष्ठति, यानी इसमें से शुद्ध वाक्य देखना है। तो आपको बता दें, जहाँ किसी भी धातु में उपसर्ग आ जाता है, अधि, उप, ये अगर उपसर्ग आ जाता है तो हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। जैसे प्रश्न देखिए, ग्रामे अधिति, तो तिष्ठ के आगे अधि उपसर्ग आएगा, तो इसमें सप्तमी दे रखी, ये गलत है। अध्यास्ते, अधि प्लस अस्ते है, तो ये भी गलत, इसमें सप्तमी दे रखी है। शेते, अब देखो शेते यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये राइट है। हरि बैकुंठे शेते, यानी हरि बैकुंठ में सोता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए 6 का। और बी है जो ये गलत है, हरि बैकुंठम आएगा, इसमें बैकुंठे दे रखा है, और यहाँ ग्रामम आएगा। प्रश्न नंबर 7, शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, यानी अशुद्ध पूछा, कौन सा इसमें गलत है? ग्रामम अजा नियति, टंडुलान ओदनम पस्ति, वृक्षात फलानी औचिनोति। तो आपको बता दें, ग्रामम अजा नेति, नी धातु आ जाती है, ने धातु आ जाती है, तो द्वितीय विभक्ति आती है, बिल्कुल राइट है ये। तो गांव में बकरी ले जाता है, पच, पच के योग में द्वितीय आती, चावलों को आग पर पकाता है, बिल्कुल राइट है। वृक्षात फलानी औचिनोति, तो देखिए औचिनोति आ गया, औ उपसर्ग आ गया, ची धातु आ गई, तो ची धातु यानी 16 जो द्विकर्मक धातु होती है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। वृक्षात नहीं आएगा, क्या आएगा इसका? वृक्षम आएगा। अनुक्त गौण कर्म, अनुक्त गौण कर्म 16 जो धातु होती है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, तो इसमें ये गलत है। औचिनोति योग में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो वृक्षात नहीं आएगा, वृक्षम आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 8,
प्रसन्न निर्माण कीजिए। वो नृप है विप्राय गाम ददाती, यानी राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो नृप कस्मात गाम ददाती, नृप केन गाम ददाती, नृप कस्मे गाम ददाती। अब देखिए जो दे रखा है विप्राय दे रखा है, तो विप्राय दे रखा है, तो विप्राय में कौन सी व्यक्ति? चतुर्थी। तो यहाँ भी हमें चौथी व्यक्ति देखनी है, तो कस्मात पंचमी है, केन तृतीय है, कस्मई ये चतुर्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कस्मई आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9, ऊपरी अध के योग में विभक्ति होती है, यानी ऊपरी और अध के योग में द्वितीय, चतुर्थी या षष्ठी। तो देखो आपने सुना होगा ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, अध अधो अध, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो देखिए ऊपरी और अध के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, ऊपरी और अध के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। लेकिन अगर ये आ जाए उपरियो ऊपरी, क्या आ जाए? उपरियो ऊपरी या अधो अध, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। ध्यान रखना है हमें, ऊपरी और अध के योग में षष्ठी होगी, लेकिन उपरियो उपरियो या अधो अध आ जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो इसमें तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो इसको ध्यान रखना है हमें, ऊपरी आ जाए तो षष्ठी और उपरियो ऊपरी आ जाए तो हमें द्वितीय करनी है। प्रश्न नंबर 10, राम आँखों से अंधा है, संस्कृत बनानी है। रामे नेत्रन कान, रामे नेत्राभ्याम अंध, राम नेत्रेण कान। तो देखो राम ने आँखों से अंधा है, आँख से अंधा नहीं है, आँखों से, तो बहुवचन हो गया। और वैसे संस्कृत में द्विवचन हो गया, तो द्विवचन में नेत्राभ्याम आएगा, नेत्रेण कट जाएगा, नेत्रन कट जाएगा। तो इसमें नेत्राभ्याम अंध, राम आँखों से अंधा है। अगर यह आ जाता आँख से अंधा है तो नेत्र आ जाता। तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 11, राम कक्ष के ऊपर है, कक्षा के ऊपर नहीं है, कक्ष के ऊपर है। अब देखो ऊपर आ गया तो ऊपरी आएगा इसमें, तो रामस्य ऊपरी अस्ति, कक्षस्य ऊपरी, रामे कक्षायाम ऊपरी ऊपरी अस्ति, रामे कक्षम ऊपरी ऊपरी अस्ति। तो ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी इसमें द्वितीय व्यक्ति आएगा। यहाँ कक्षायाम दे रखा है, कक्षम दे रखा है, तो ये गलत है, कक्षा के ऊपर है, तो कक्षा से है ऊपरी अस्ति। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। प्रश्न नंबर 12, 3 बालिका जाती है, कितनी? 3 बालिका, ये संख्या से रिलेटिव है। तो तिस्र बालिका गच्छामि, त्रीणि बालिका गच्छन्ति और तिस्र बालिका गच्छन्ति। तो 3 है, तो देखो तिस्र और त्रीणि, त्रय, तिस्र और त्रीणि, त्रय पुल्लिंग के लिए, तिस्र स्त्रीलिंग के लिए और त्रीणि नपुंसक के लिए। तो इसमें आ जाएगा तिस्र। तिस्र कहाँ दे रखा है? पहले और सी में दे रखा है, तो बालिक गच्छामि तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा? गच्छन्ति आ जाएगा। तीसरी बालिका गच्छन्ति, गच्छन्ति है, ये 6 के ऊपर बिंदी है, गच्छन्ति है, तो राइट आंसर सी है इसका। प्रश्न नंबर 13, अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। अध्यापक छात्र प्रश्न पृछति, अध्यापक छात्र प्रश्न पृछन्ति, अध्यापक छात्र प्रश्नान पृछति। तो इसमें बताना है पृच्छ के योग में वही द्वितीय व्यक्ति आएगी, तो इसका 13वें का राइट आंसर होगा हमारा ए, अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छति, ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14, नृपः विप्राय गाम ददति, वाच्य परिवर्तन करना है हमें। तो वाच्य आपको पता ही है, कर्ता हो प्रथम व्यक्ति तो उसको तृतीय कर दो, और द्वितीय प्रथमा के बाद अगर कोई सी व्यक्ति आती है तो वो बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी। देखो विप्राय चतुर्थ व्यक्ति आ रही, तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, विप्राय है तो विप्राय ही रहेगा। तो नृप, नृप को तृतीय करेंगे नृपेण, बिल्कुल राइट है। विप्राय तो विप्राय विप्राय ही रहेगा, विप्रय विप्राय तो पहला और तीसरे में बिल्कुल राइट है। फिर देखिए विप्राय गई है और एक गऊ है, तो गई तो होगा नहीं, गऊ होगा, तो इसका राइट आंसर वो 14 में सी, 14 का राइट आंसर होगा सी, नृपेण विप्राय गऊ दीयते। प्रश्न नंबर 15, बालकेन दुग्धम पीयते, वाच्य परिवर्तन करना है। बालक दूध पीता है, वो बालक द्वारा दूध पिया जाता है, तो ये बालक द्वारा दूध पिया जा रहा है, तो इसको कृतवाच्य में बनाना है। तो बालकेन तृतीय व्यक्ति तो प्रथमा बना देंगे, बालक है बालक ही आ जाएगा। दुग्धम तो दुग्ध है, दुग्धम तो दुग्धम ये आ जाएगा हमारा दुग्धम पिबती, तो इसका राइट आंसर होगा 15वें में सी, बालक दुग्धम पिबती। प्रश्न नंबर 16, मोहन
त्वाम पठति, मोहन तुमसे पढ़ता है। तो इसको वाच्य परिवर्तन करना है, इसको भी मोहनेन त्वम पठयसे, मोहनेन त्वम पठायते, मोहनेन त्वम पठीयते। तो आपको बता दें मोहन का मोहनेन ही बनेगा, त्वाम का त्वम बन जाएगा। अब त्वम के अनुसार क्रिया में लगेगी तो पठ यसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पठ यसे। तो 16 में ए आएगा। 16 में क्या आएगा? ए आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 17 सुक्ति से रिलेटिव है। जन्नी जन्म भूमि स्वर्गदपि गर्यसी इत्यम सुक्ति कस्मात ग्रंथात उद्धृते। यानी जन्नी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये सुक्ति कहाँ से ली गई है? रामायण से, महाभारत से या रघुवंश से? तो आपको बता दें ये सुक्ति ली गई है रामायण से। कहाँ से ली गई है? रामायण से। तो 17 का राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 18 ये पन्ने नहीं, ये पुण्य है। पुण्य लभ्यते। तो मान यशो या धनम, यानी पुण्य द्वारा प्राप्त होता है। क्या होता है पुण्य द्वारा? यशो। तो राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 19 स्वदेशे पूज्यते सर्वत्र, स्वदेशे पूज्यते खालिस्ताने सर्वत्र पूज्यते। कौन? विद्वान और राजा, राजा और रंग, राजा और विद्वान। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, यानी अपने देश में पूजा जाता है राजा। सर्वत्र पूज्यते, सर्वत्र कौन पूजाता है? विद्वान। तो इसका राइट आंसर होगा राजा और विद्वान, सी। तो ये हो गया हमारे 19 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 19। अब 19 में से आपको देखना है कितना आपके राइट है। 19 में से मिलान करेंगे कितने राइट है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने राइट है और आपका ये वीडियो कैसा लग रहा है। ये भी आप ज़रूर करें सभी। और इसके बाद मैं एक ट्रिक्स डाल रहा हूँ, शब्द रूप की ट्रिक्स, जिसमें एक शब्द रूप याद कर लीजिए। जो वो ट्रिक्स है उस ट्रिक्स को याद कर लीजिए। 90% शब्द रूप याद हो जाएंगे उसी ट्रिक से 90% शब्द रूप याद हो जाएंगे। धातु रूप, तो धातु रूप की भी ट्रिक्स है, उस धातु रूप को भी याद कर लीजिए और उसमें ये भी पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी लकार है, उस ट्रिक से। फिर है हमारा गिनती, जो संख्या है वो अच्छी है, वो भी नया सिलेबस में जोड़ा है। फिर है घड़ी, वो भी नया टॉपिक है, वो भी है। तो ये चारों का आज वीडियो अभी बना रहा हूँ और अभी कुछ देर बाद ये आपके यूट्यूब पर मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है सभी को और लाइक भी करना है। धन्यवाद।